हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थारू जनजाति। आज हम थारू जनजाति के निवास क्षेत्र, उसकी अर्थव्यवस्था एवं उसका समाज देखेंगे। ठीक है, आज हम थारू ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम जानते हैं थारू जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो देखिए, थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तराई और भाबर की संकीर्ण पट्टी का प्रदेश है, जो कुछ पूर्व के बिहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। तो बिहार के पूर्व में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है, यह संकीर्ण पट्टी केवल 25 किलोमीटर चौड़ी पर लंबाई में यह लगभग 600 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के सहारे ही उत्तर प्रदेश में ये थारू जनजाति स्थित है। रामगंगा, कीछा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर मैदान को जाती हुई इस भाबर तराई की सकरी पेटी को पार करती हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो थारू प्रजाति है, इनका मुख्य भाग नैनीताल जिले में कीछा, खटीमा, रामपुरा, सितारगंज, नानकमत्ता, बनवासा आदि क्षेत्र में है। आगे की ओर उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत, खीरी से लेकर बिहार में जिला मोतीहारी तक के उत्तर भाग में थारू लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये है थारू का निवास क्षेत्र। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं, ये आधा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पूरा नेपाल का मैप है। नेपाल के साउथर्न साइड में नीचे साइड जितना भी डार्क कलर में है, इन सभी डायरेक्शन में, ये सारी लोकेशन में थारू जनजाति रहती है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की ये नॉर्थ में है और नेपाल की ये साउथ में है। तो नेपाल के सहारे ही उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं थारू नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला है, थारू शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों की कई मत है। किन्हीं का कहना है कि अथर्ववेद से संबंधित है। उनका मानना है कि पहले इसका नाम अथरू था, बाद में थारू हो गया। अगला है, थारू शब्द का अर्थ होता है ठहरे हुए। ओके, कहने का मतलब कि इस मलेरिया और मच्छरों की भाबर तराई पेटी में भी ये लोग अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं और निवास के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पे ठहरे हुए हैं, इसलिए इनका नाम थारू रखा गया। आगे है, थारू लोगों में विवाह की कई प्रथाएं हैं। उनमें एक प्रथा है वधू अपहरण भी है। जी हाँ, यहाँ पे वधू को अपहरण करके विवाह किया जाता है, ये भी एक प्रथा है। इस अपहरण प्रथा का नाम थारू है, अतः इस कारण भी इन लोगों को थारू नाम दिया जाता है। आगे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो जी हाँ, थारू ही जनजाति वो है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे भारत देश में जो सर्वाधिक जनजाति है वो है थारू जनजाति। ओके, आगे हम देखेंगे थारू जनजाति के वातावरण। जो थारू जनजाति है, उनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का वातावरण कैसा है। तो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में भाबर के संकीर्ण पेटी है, जो दक्षिण की ओर तराई की पेटी बन जाती है। छोटी छोटी जलधाराएं जो वर्षा काल में शिवालिक पहाड़ियों से बहकर आती हैं, वे भाबर पेटी में आकर भूमि के बजरी युक्त ऊपर धरातल के नीचे ही बहती हुई तराई की पेटी में पुनः ऊपरी धरातल पर बहती हैं, जहां भूमि मैदान है। इसी कारण से इस प्रदेश की मिट्टी में तराई अधिक रहती है। रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों में वर्षा काल में बाढ़ें आती हैं, जिनके कारण तराई की पेटी में बाढ़ के दिनों में जल फैल जाता है और इन बाढ़ क्षेत्रों के बीच बीच में ऊंची भूमि, जहां तहां तल छल के टीले हैं, बहुत सी भूमि दलदली है। ठीक है, तो जो यहाँ पे टीले हैं थोड़ा मोटे मोटे हैं, तो वहां पे ठीक है।
अदरवाइज यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो दलदली होती हैं और यहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है, तो यहाँ गीला रहता है, हमेशा दलदली मिट्टी होती है, वर्षा होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे मच्छर और मलेरिया अधिक पाए जाते हैं। आगे है, यहाँ का जलवायु मानसूनी है। ठीक है, ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, जो अधिकांश जुलाई से सितंबर तक होता है। ऊंचे तापमान, वर्षा और वायुमंडल में आर्द्रता से ज्यादा होने से इस प्रदेश में मानसूनी वन जैसे साल, शीशम, तून, हल्दू, तेंदू, सैमल, खैर, बरगद आदि के वृक्ष और लंबी घास उत्पन्न होती है। अधिक तराई, ऊंची आर्द्रता और दलदली भूमि के वातावरण में मच्छर अत्यधिक उत्पन्न होते हैं, जो मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, उसके बावजूद ये जनजातियां इन्हीं क्षेत्रों में रहती हैं। शीतकाल में तापमान गिरकर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकालीन वर्षा केवल 5 सेंटीमीटर तक ही होती है। मानसूनी वर्षा मानसूनी वन और लंबी घास की प्राकृतिक वनस्पति में चीता, तेंदुआ, भेड़िया, हिरन, सियार, सुअर, लकड़बग्घा ये सारे जंतु पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, समानता जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु भारत में स्वतंत्रता के बाद से इस प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा और कांस और मूंज जैसी लंबी घासों को काटकर कृषि के फार्म बनाए जाते हैं। दलदलों के जल को छोटी नहरों में बहाया गया है। कांस और मूंज को कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और मलेरिया पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनका भोजन क्या है। जो थारू जनजाति है, ये लोग कौन सा भोजन खाना पसंद करते हैं। ओके, तो थारू लोग का भोजन चावल का भात, मछली, दाल, भैंस गाय का दूध, दही और जंगल में आखेट किए हुए जंतुओं का मांस है। ये इनके भोजन है। चावल को उबालकर भात बनाकर खाते हैं और भूनकर चबाते भी हैं। मक्का की रोटी भी खाते हैं। शाक, मूली, गाजर तथा आलू भोजन में सम्मिलित है। ये सारे इनके भोजन में सम्मिलित है। नदियों और तालाबों से मछलियां प्राप्त होती है, जो भोजन में मुख्यतः सम्मिलित रहती है। तो मतलब इनके जो भोजन में क्या क्या चीजें रहती है, चावल से भात बनाते हैं, मछली होती है, दाल होता है, गाय भैंस के दूध होते हैं और जंगल से कुछ जंतुओं का शिकार किया हुआ मांस होता है। ठीक है, मुख्यतः सम्मिलित होते हैं ये सारी चीजें। भोजन के बर्तनों में तांबे, पीतल और मिट्टी के पात्र तथा लोहे के तवे, कढ़ाइयाँ आदि पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें इनके बर्तन हैं जिसमें ये अपने भोजन पकाते हैं। तो इनके बर्तन तांबे के बने होते हैं, पीतल के होते हैं, मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, लोहे का तवा होता है और लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं, जो नॉर्मल देखा जाए तो सभी के घरों में होती है मोस्टली। ओके, आगे देखते हैं कि थारू जनजाति के वस्त्र क्या होते हैं। अगर पुरुषों के वस्त्र की बात की जाए तो पुरुष धोती, कुर्ता और टोपी पहनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे बाल रखने का शौक होता है। उसी तरफ अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों को आभूषण पहनने का बहुत बड़ा शौक होता है। ठीक है, उनके हाथों की पोशाक, धोती और छोटी अंगरखी है। स्त्रियों के पैरों में चांदी के कड़े, भुजाओं पर बाजूबंद, नाक में नथ और गले में रंगीन मूंगों की माला तथा गुलूबंद पहनती हैं। सिर के बालों का जूड़ा नहीं बांधती हैं, वरन पीछे लंबी चोटी की तरह लटकाती हैं। तो ये लोग अपने जूड़े नहीं बांधती हैं, जो सिर पे ऊपर बाल समेट के जूड़ा बांधा जाता है। तो जो थारू जनजाति की स्त्रियां होती हैं, वो जूड़ा बांधने के बजाय वो पीछे लंबी चोटियां लटकाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं थारू जनजाति के घर कैसे होते हैं। तो देखिए, इनके जो घर होते हैं वो अधिकतर मिट्टी के, कच्चे ईंटों, बांस, छप्पर के बने होते हैं।
मकानों की दीवारों को प्रायः गोबर से लीपते हैं। कुछ लोग लकड़ी जलाकर पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते हैं। गरीब लोगों के मकानों की दीवारें घास फास और बांसों की बनाई होती है। ये लोग कौन कौन से जानवर पालते हैं, जैसे गाय भैंस, इन सब पशुओं को ये प्रायः पालते हैं। कांस और पूंज जैसी लंबी घासों को काटकर कृषि के फार्म बनाए जाते हैं। दलदली के जल को छोटी नहरों में बहाया जाता है, जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो और मलेरिया और मच्छरों को नियंत्रित किया जा सके। कांस और मूंज को कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और मलेरिया पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। घर में सोने बैठने के कमरे को ही अनाज आदि के कोठार की तरह प्रयोग किया जाता है। तो घर में जो सोने और बैठने के कमरे होते हैं उसको अनाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रसोई के लिए छोटा दालान सा होता है। घर के बाहरी भाग में आंगन होता है। थारू लोग चाहे स्वयं कुछ गंदे रहें, परंतु अपने मकानों का और गायों के स्थानों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। कहने का मतलब ये जो थारू जनजाति लोग होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अपने घर की सफाई कर रहे हैं और अपने घर के आंगन में कुछ अनाज फैला रही हैं और यहाँ पे बाहर कितना साफ सुथरा है। तो ये जो थारू जनजाति हैं, ये लोग भले ही खुद गंदे रहें या खुद की सफाई ना करें, पर अपने मकान और अपने गाय, जहाँ पे गाय रहती है, उनके स्थानों का साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रत्येक घर में एक कमरा बैठक के रूप में होता है, जिसमें मेहमान को ठहराते या विवाह, उत्सव, त्योहार आदि के समय उसका प्रयोग करते हैं। तो ये था थारू जनजाति के घर। अब पढ़ते हैं हम आगे कि थारू जनजाति के आर्थिक उद्योग क्या है। तो देखिए, जो थारू जनजाति है, इनका मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। ठीक है, कृषि ही इनका स्थायी व्यवसाय होता है। और स्पेशली जो थारू लोग होते हैं, ये चावल का उत्पादन करने में सबसे अच्छे होते हैं। तो ये लोग चावल का उत्पादन बहुत अच्छे से करते हैं। यद्यपि अपरदन द्वारा मिट्टी का जो कटाव होता है, कटाव के कारण बह जाती है, फिर भी ये लोग खेतों की मेड़ बनाकर अपरदन रोकते हैं और गोबर के खाद से भूमि की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। ये लोग जोतने के लिए पुरुष काम करता है। जब खेत की जुताई करते हैं तो वो उसका काम पुरुष का होता है और निराई, कटाई, इन सब चीजों में महिलाएं काम करती हैं। ठीक है, जब बीज बोने का समय आता है तो धान की रोपाई के लिए स्त्रियों को जल में दिन भर खड़े रहना पड़ता है। देखिए, जब जल, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं पहले वाले इमेज में, तो ये स्त्री है जो कि धान लगा रही है। ठीक है, धान की रोपाई कर रही है। तो जब धान की रोपाई करते हैं तो पूरे धान के खेत में पूरा पानी भरा होता है, क्योंकि धान का खेत कैसा होना चाहिए, दलदली होना चाहिए। दलदली मिट्टी होती है यहाँ की। तो उसमें महिलाएं जो होती हैं ये रोपाई करती हैं और रोपाई करने के कारण इनको सारा दिन इसी खेत के अंदर घुसे रहना है, तो जिसके कारण इनके पैर की उंगलियां गल जाती हैं और हाथ के नाखून भी गल जाते हैं। कृषि के अन्य फसलों में थोड़ी सी मक्का, मूली, गाजर, आलू, शाक सब्जियां आदि हैं। सरसों की खेती भी होती है, जिससे तेल प्राप्त हो जाता है। ये लोग मांस के लिए सूअर और दूध के लिए गाय भैंस का पालन करते हैं। ठीक है, नेपाल और गोरखपुर के मध्य भाग में रहने वाले थारू लोग आखेट करते हैं और कृषि भी करते हैं। ठीक है, आखेट मतलब शिकार करते हैं। शिकार के साथ साथ ये लोग कृषि भी करते हैं, जिसमें चावल मुख्य उपज है। आखेट द्वारा प्राप्त हुए पशुओं में चर्म, हड्डियां, सींग, मांस आदि की बिक्री के लिए नेपाल तथा भारत दोनों देशों में तैयार बाजार रहता है। इस बिक्री के बदले में वस्त्र, तंबाकू, नमक, चार्ज, बंदूकें आदि वस्तुएं मोल लेते हैं, मतलब पैसे के बदले लेते हैं। पश्चिमी कुमायूं की तराई में और गढ़वाल की दक्षिणी तराई में रहने वाले जो भोक्सा थारू लोग भी आखेटक हैं। वे कृषि के साथ साथ सुअर पालने, गाय भैंस पालने का भी काम करते हैं। तो ये है थारू जनजाति का उद्योग। आगे बढ़ते हैं कि इनके रीति रिवाज क्या है। तो थारू लोगों के 3 मुख्य वर्ग हैं। पहला है कुमायूं के तराई क्षेत्र में रहने वाले थारू, मुख्यतः इनका कृषि काम है। तो जो कुमायूं के तराई क्षेत्र में थारू लोग रहते हैं, उनका काम क्या होता है, कृषि।
नेपाल भारत की सीमा के क्षेत्र में रहने वाले थारू प्रायः चलवासी, कृषक और आखेटक हैं। वर्तमान काल में शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। छोटे उद्यमों और दस्तकारियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने थारू जनजाति के बारे में पढ़ा, उनका निवास, उनका घर और उनका उद्योग, उनके वस्त्र, ये सारी चीजें जानी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि थारू जनजाति क्या भोजन करती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो ये पूरा टॉपिक, मैं उम्मीद करती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।